आप दूसरे प्रदेशों में जाइए, दिल्ली, बंबई, बैंगलोर, गुरुग्राम, नोएडा, कहीं भी जाइए, बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया। बिहारी है, कुर्मी बिहारी है, मुस्लिम बिहारी है, सिर्फ एक बिहारी बोलकर हम लोगों को लाठी चलाई जाए। मैं किसी जात पात धर्म मजहब की लड़ाई में अपने आप को बांधने नहीं आया। मेरी लड़ाई बिहार के 12 करोड़ बिहारियों की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इनकी सोच सिर्फ वोट बैंक बनाने की है, जातियों में बांटने की है। मैं के साथ कह सकता हूं कि आप लोग भी जिस जिले से आए होंगे, आपके जिले में पिछले एक हफ्ते में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी। अपहरण हुआ होगा, बलात्कार हुआ होगा, लूटमार हुई होगी, डकैती हुई होगी। लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, शराबबंदी कानून। भाई कानून में एक कोई बड़ा गिरोह हो, मुझे बता दीजिए जिसको इन्होंने आज तक पकड़ा। कोई एक ऐसा बड़ा तस्कर जिसको इन्होंने पकड़ा किसको है? लाखों गरीब परिवार के लोग आज शराबबंदी कानून में जेलों में सड़ रहे हैं। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में स्वागत करना चाहूंगा, जिनके सम्मान में, जिस उपलक्ष्य में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं बहुत आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में पूर्व विधायक सतीश कुमार जी और इनके तमाम साथियों का स्वागत करना चाहता हूं। और जिस सोच के साथ, जिस विश्वास के साथ सतीश जी और इनके तमाम साथियों ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता ग्रहण की है, जिसमें से कुछ प्रमुख साथियों के नाम मुझे दिए गए हैं: रंजीत प्रसाद कुशवाहा जी, कामेश्वर सिंह जी, अशोक मंडल जी, प्रोफेसर अजय सिंह जी, राजेश जी, राहुल सिंह जी, अजीत कुशवाहा जी, शंभू जी, रंजन पासवान जी, शैलेंद्र पटेल जी, कारू पासवान जी, संजय लाल वर्मा जी, राजीव रंजन पटेल जी, अवध बिहारी सिंह जी, नितेश पटेल जी, अमेश सुमन जी, सुरेंद्र चंद्रवंशी जी, रविंद्र पटेल जी, मनोज वर्मा जी, महेंद्र दाड़ी जी, भोला पटेल जी, धर्मवीर कुमार सिंह जी और इनके साथ आए हुए सैकड़ों की संख्या में तमाम और साथी, जिन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और विशेषतः बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को समर्थन देते हुए तमाम उन साथियों ने जिन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता ग्रहण की है, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं। जात पात धर्म मजहब में बहुत ज्यादा मैं विश्वास नहीं रखता हूं। धर्म में हर किसी की अपनी आस्था होती है, पर जिस तरीके से जाति धर्म के नाम पर हम सबको निरंतरता में बांटने का काम किया गया है, बांटा गया, दशकों से बांटा गया, पर दुख इस बात का कि बदले में हम लोग को मिला क्या? भाई जिसने जो वोट बैंक कहा हम सब उसके साथ हो लिए। किसी ने MY समीकरण बताया तो किसी ने लवकुश समीकरण बनाया, किसी ने दलित को महादलित किया, पिछड़ा को अति पिछड़ा किया, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम तमाम जाति धर्म में हम लोग को बांटा गया। पर दुख की बात यह है कि जो हम लोग की मूल पहचान है बिहारी, उस पहचान को जात पात धर्म मजहब में सबने खो दिया। और आज इसका परिणाम है कि बिहारी पहचान एक गाली बना दिया गया। आप दूसरे प्रदेशों में जाइए, दिल्ली, बंबई, बैंगलोर, गुरुग्राम, नोएडा, कहीं भी जाइए, बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया। दूसरे प्रदेशों में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग के ऊपर जब लाठियां चलाई जाती हैं तो उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि भैया ये ऊंची जाति का बिहारी है, पिछड़ी जाति का बिहारी है, दलित बिहारी है, कुर्मी बिहारी है, मुस्लिम बिहारी है। सिर्फ एक बिहारी बोलकर हम लोग को लाठी चलाई जाती है, हम लोग को अपमानित किया जाता है। कितने मेरे ऐसे युवा साथी हैं, संभवतः आपके परिवार के भी कई लोग होंगे, क्योंकि बिहार में तो सुविधाएं बनाई नहीं गई, तो कई हम लोग के साथी हैं जो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए।
वहां पर जाकर बताने से शर्माते हैं मेरे युवा साथी। मेरे बच्चे छुपाते हैं अपनी पहचान को, अपने कॉलेज में बताते नहीं है कि हम बिहार से हैं। क्यों बिहार की छवि को इतना बदनाम, इतना बर्बाद किया गया? मेरी लड़ाई बिहार के खोए हुए गौरव, बिहार के खोए हुए स्वाभिमान, बिहार की खोई हुई अस्मिता की मेरी लड़ाई है। मैं किसी जात पात धर्म मजहब की लड़ाई में अपने आप को बांधने नहीं आया। मेरी लड़ाई बिहार के 12 करोड़ बिहारियों की है। मेरी लड़ाई बिहार के हर उस गरीब, उस वंचित वर्ग की है जिसके पास आजादी के 75 साल के बाद भी मूलभूत जरूरतों का अभाव है। आज भी शिक्षा, रोजगार बड़ी समस्या हम लोग के लिए बना हुआ है। दूसरे प्रदेश जब विकास की बात करते हैं तो भैया बात करते हैं मल्टीप्लेक्सेस की, शॉपिंग मॉल्स की, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज की, बेहतर शिक्षा व्यवस्था की, बेहतर सुख सुविधाओं की बात करते हैं, मेट्रो की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन की। और हम लोग जब अपने प्रदेश में विकास की बात करते हैं तो हमारी सोच आकर सीमित हो जाती है कि कैसे मेरे आंगन में एक चापाकल खुदे, कैसे मेरे घर में, मेरे गांव में एक नली गली बने, किस तरीके से मेरे घर में, मेरे गांव में ट्रांसफार्मर आ जाए। ये हम लोग की सोच को सीमित कर दिया गया। किसने किया भैया सीमित? क्यों अभी तक विकास के उस मापदंड पर हम लोग नहीं पहुंच पाए जहां पर बाकी के प्रदेश पहुंच गए? भैया भारत एक साथ आजाद हुआ था ना, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्यों कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बन गया और वहीं हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद भी मूलभूत जरूरतों के अभाव से जूझ रहा है, और वहीं हमारे नेता प्रदेश के जो सत्ताधारी हैं क्या कर रहे हैं ये लोग? भाई एक प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी होती है पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर चलने की। यहाँ पर जितने बुजुर्ग हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनकी चिंता सबसे पहले ये होगी कि मेरा परिवार कैसे एकजुट रहे, मेरे तमाम बच्चे, उनकी बहुएं, मेरे पोते पोती, नाते नाती, बेटियां सब एक साथ कैसे रहे। मेरे खुद के नेता की यही सोच थी, जब तक वो जीवित रहे उनका परिवार कैसे एकजुट हो। उनके जाने के बाद कई उनके भाई थे जिन्होंने अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए पार्टी परिवार को तोड़ा, वो अलग बात, पर मेरे नेता जब तक जीवित थे उनकी भी चिंता यही थी कि परिवार, पार्टी सब एकजुट कैसे। और यही सोच किसी भी जिम्मेदार परिवार के मुखिया, पार्टी के मुखिया या प्रदेश के मुखिया की होनी चाहिए। पर अफसोस हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इनकी सोच सिर्फ वोट बैंक बनाने की है, जातियों में बांटने की है। आपने भाई को भाई में ही बांटा ना। दलित परिवार जो एक साथ पूरा अनुसूचित जाति रहता था उसी में आपने मतभेद पैदा किया, पिछड़ा वर्ग में आपने मतभेद पैदा किया, आपने बांटा हम बटेगी, पर बदले में आपने हमें क्या दिया बताइए ना मुख्यमंत्री जी। कौन सा वादा है जो आपने पूरा किया? विभिन्न योजनाओं की घोषणा आपने की थी, 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी, फलाना दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, दलित परिवार में हत्या होगी तो उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। कोई एक वादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज तक पूरा किया हो तो आप लोग जो हारने के लिए कहेंगे मैं तैयार हूं। भाई आपने बांटा हम बटे, आपने वोट बैंक बनाया हम वोट बैंक बने, पर मिला क्या हम लोग को बदले? जिसकी राजनीति आप दशकों से करते आए हैं, कोरी कुर्मी, लव कुश, भगवान जाने क्या क्या आपने वोट बैंक के तौर पर आपने नहीं कहा, पर मिला क्या भैया? आज भी जितने यहां पर समाज के लोग बैठे हैं, कुशवाहा समाज से आते हो, कोरी समाज से आते हो, कुर्मी समाज से आते हो, कोई भी आते हो भैया, मेरे लिए सब पहले बिहारी हैं। पर इतने साल से आप मुख्यमंत्री होने के बावजूद, हम लोग को अपना वोट बैंक बनाने के बावजूद, आप बात कीजिए मुख्यमंत्री जी कि कितने शैक्षिक संस्थान आपने हमारे लिए खोल के दिए, कितने स्वास्थ्य केंद्र आपने हमारे लिए खोल के दिए। क्या आज आपके राज्य में हमारे परिवार के लोगों को दूसरे प्रदेश नहीं जाना पड़ता शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? बुजुर्गों को मैं देखता हूं दिल्ली में लाइन लगाकर खड़े रहते हैं एम्स के सामने डॉक्टर से मिलने के लिए। क्यों ये सुख सुविधाएं हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलती?
क्यों मेरे बच्चों को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का या बंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, रोजगार। आपने हमें सिर्फ जातियों में बांटा, पर बदले में आज भी मूलभूत जरूरतों के अभाव से हम लोग जूझ रहे हैं। बिहार के गांव जाकर देखिए किस व्यवस्था में है। और हकीकत है हिंदुस्तान बसता है और मेरा बिहार बसता है तो गांव में बसता है। उस गांव के हालात देख लीजिए। शिक्षा के नाम पर भाई कहीं तो भवन नहीं है, भवन है तो बैठने की व्यवस्था नहीं, सब है तो शिक्षक नहीं है। अस्पताल देख लीजिए, वहां पर डॉक्टर नहीं है, चिकित्सा के उपकरण नहीं है। भाई जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्वयं अपनी आंख के ऑपरेशन के लिए मोतियाबिंद जैसा छोटा सा ऑपरेशन, चाचा हमको लगता है आप करा के आए होंगे, मोतियाबिंद जैसा एक छोटा सा ऑपरेशन, उसके लिए जिस प्रदेश के मुखिया को 1000 किलोमीटर की फ्लाइट लेकर दिल्ली जाना पड़ता हो, तो सोचिए उस प्रदेश के विकास के क्या स्तर। शर्म आती है भैया हम लोग को। आज की तारीख में अगर बिहार सुर्खियां बनता है तो सिर्फ गलत कारण से, कहीं अपराध, कभी हत्या। स्वास्थ्य की मैंने बात की, दिनों तक बिहार सुर्खियों में रहा जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में आंखें निकाल ली गई भैया मोतियाबिंद के ऑपरेशन के नाम पर। तभी मुख्यमंत्री दिल्ली भागे थे, नहीं तो संभवतः उनकी भी आंख निकाल ली गई। दिल्ली से करा के आए अपना ऑपरेशन। अपराध की वजह से सुर्खियां बनता है, कभी हत्या, कभी बलात्कार, कभी लूटमार, डकैती, अपहरण, रोज आए दिन की घटना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग भी जिस जिले से आए होंगे, आपके जिले में पिछले एक हफ्ते में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी। अपहरण हुआ होगा, बलात्कार हुआ होगा, लूटमार हुई होगी, डकैती हुई होगी। पर दुख की बात यह कि बदले में कार्रवाई किस पर होती है भैया? एक कोई बड़ी घटना मुझे बता दीजिए जिस पर दोषियों पर कार्रवाई की गई। तमाम अपराधी निश्चिंत होकर बेखौफ हमारे प्रदेश में घूमते हैं, क्योंकि संरक्षण प्राप्त है इनको देश के, प्रदेश के मुखिया, और वो भी एक ऐसा मुखिया जो कि हमारे प्रदेश का गृह मंत्री भी है। हमारे मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग भी है। जिम्मेदारी है इनकी कि अपराधियों को पकड़कर जेल के भीतर डालें, पर ये करते नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनको डर है। इनको डर है कि भैया अगर हमने अपराधियों पे कार्रवाई कर दी तो जो डर की राजनीति हमने बिहार में चला के रखी उसका क्या होगा? लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, शराबबंदी कानून, शराबबंदी कानून। भाई कानून में एक कोई बड़ा गिरोह हो मुझे बता दीजिए जिसको इन्होंने आज तक पकड़ा। कोई एक ऐसा बड़ा तस्कर जिसको इन्होंने पकड़ा हो। पकड़ा किसको है? लाखों गरीब परिवार के लोग आज शराबबंदी कानून में जेलों में सड़ रहे हैं, जिनको बदले की भावना से जिनको गिरफ्तार किया गया। आपका मेरा बैर है, इसके घर में 2 दारू की बोतल फेंकवा दो, अगले दिन इसको गिरफ्तार कर। पर वो दारू की बोतल आ कहाँ से रही है? किसी की जिम्मेदारी, किसी की जवाबदेही तय करने की जरूरत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी जरूरी नहीं की। भाई किसको नहीं पता कि बिहार में पहले से ज्यादा शराब बिक रही है। शराब बिक ही नहीं रही भैया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो टोकिएगा, पर बताइए बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही? सबको पता है। एक जगह ऐसी नहीं है जहां पे शराबबंदी, जहां पे जहरीली शराब की वजह से मृत्यु हुई हो और चिराग पासवान वहां पे ना गए। हम लोग चंपारण में हुआ, वहां पर हम लोग गए, मोतिहारी में हम लोग गए, मुजफ्फरपुर हम लोग गए, गोपालगंज हम लोग गए, वैशाली हम लोग गए, आरा, बक्सर, छपरा हम लोग गए, नालंदा, मुख्यमंत्री के गृह जिले में हम लोग गए। एक मुझे बता दीजिए जहां पे कोई गिरफ्तारी हुई और जहां जाते छोटे छोटे बच्चे बच्चियां बताती है कि भैया यहाँ पे जहरीली शराब का निर्माण होता है, जब सबको पता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं पता। इनके संरक्षण में ये काम चल रहा है। बिहार का वर्तमान, बिहार का भविष्य को बर्बाद करने का काम मुख्यमंत्री के संरक्षण में चल रहा है और मुख्यमंत्री उस पर खामोश है। भैया कब तक हम लोग खामोश रहेंगे? ये मेरा सवाल अब आप सबसे। बिहार को बर्बाद होते हम लोगों ने देखा, पीढ़ियों ने संघर्ष किया है बिहार को बर्बादी से बचाने के लिए। मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के संघर्ष को मैंने देखा।
पर कब तक ये संघर्ष चलेगा? इनकी पीढ़ी पूरी संघर्ष करती रही, इनके समकक्ष जितने आप सब लोग हैं, आप लोगों ने संघर्ष किया, मेरी पीढ़ी ने संघर्ष किया। कब तक संघर्ष करेंगे भैया? कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी तो एक विकसित बिहार को देखे। और इसी लक्ष्य के साथ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मिशन के साथ, इस विजन डॉक्यूमेंट के साथ मैं निकला हूं और अकेले निकला, बिना इस बात की परवाह किए कि मुझे तोड़ने के लिए, मुझे झुकाने के लिए बड़ी से बड़ी शक्तियां लगी हुई। पर चिराग पासवान भी शेर का बेटा है, रामविलास पासवान। फर्क नहीं पड़ता मुझे, डरता नहीं हूं मैं। बड़ी से बड़ी शक्तियां आ जाएं मेरे पास, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद। बड़ी से बड़ी शक्तियां, बड़ी से बड़ी ताकत ना चिराग पासवान को झुका सकती है, ना मुझे डरा सकते हैं। प्रयास इन्होंने कम नहीं किया भैया, निरंतरता में प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन से मेरे पिता का निधन हुआ, और बताइए, ये एक ऐसा समय होता है जब दुश्मन भी आके आपको गले लगाते, जब आपके पिता का साया आपके सर से उठा, उस वक्त आपसे बैर रखने वाले लोग भी आकर आपके कंधे पर अपना हाथ रखते हैं, आपके साथ अपनी संवेदनाएं रखते हैं। पर यहाँ तो उल्टा, मेरे पिता के निधन के बाद मेरे परिवार के ही लोगों ने अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए हटाया। अगर किसी नीति विचार के लिए हटाते तो मुझे दिक्कत नहीं होती। अगर वो जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए भी अगर मेरे सर से अपना हाथ हटाते तो मुझे दिक्कत नहीं होती। पर अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए एक मंत्री बनने के लिए कितना बड़ा पद होता है मंत्री का। यहाँ पर बैठी है पूर्व मंत्री, इन लोगों ने लात मारने का काम किया है मंत्री पद को। आज अगर इनको, मुझको, हम लोग को मंत्री बनना होता, कई ऐसे लोग हैं जो मंत्री बनने के दावेदार थे, उसके लिए सिर्फ मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक होना था, उनकी गलत नीतियों का समर्थन करना था, उनके बढ़ते अपराध का समर्थन करना था, बढ़ते भ्रष्टाचार का समर्थन करना था, और संभवतः आज मैं भी केंद्र सरकार में मंत्री होता। पर मेरी रगों में उस नेता का खून, मेरी रगों में रामविलास पासवान का खून, जिन्होंने अपने विचारों, अपने सिद्धांतों के लिए मंत्री पद को 2002 में लात मारने का काम किया, पर अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं। और वही उनके अनुज जो उनको स्वतः अपना उत्तराधिकारी कहते नहीं थे, आज जब उनके मंदिर को तोड़ा गया, जिनको वो अपना भगवान कहते थे, उनके घर को जिसमें 35 साल तक मेरे नेता रहे, आज जब उनके घर को तोड़ा गया, उनकी प्रतिमा को खंडित किया गया, उनकी तस्वीरों को सड़क पर फेंक दिया, मुझे खुशी होती भैया कि आप सरकार में रहकर अगर उनके लिए आप लड़ाई लड़ते। चिराग पासवान तो विपक्ष में है ना, मैं तो लड़ूंगा ही, और मेरे नेता मेरे पिता है भैया। वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अपने पिता के मरने के बाद उनकी तस्वीर को सड़क पर गिरा दे, पैरों से अधिकारी उनकी तस्वीर को रौंदते हुए जा रहे। मेरे नेता ने जिसको अपना नेता माना, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनके तैलचित्र को, उनकी मूर्तियों को खंडित किया गया। वो सब वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। खामोशी से बैठे, जिनको वो अपना भगवान मानते हैं, खामोशी से बैठे वो देखते रहे, सिर्फ मंत्री बनने और बने रहने के लालच में। क्यों नहीं इन तमाम नेताओं का खून खौला? क्यों नहीं इन लोगों के मुंह से एक आवाज निकली जो इस वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जो अपने आप को दलितों के मसीहा कहने की राजनीति करते हैं, जो अपने आप को अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षक कहने की बात करते हैं। मैं तमाम उस अनुसूचित जाति जनजाति के नेताओं से पूछता हूं जो आज सरकार में मौजूद है, केंद्र में हो या बिहार सरकार में, कैसे खामोशी से आप अपमान होता हुआ देखते रह गए? मेरे नेता, चलिए वो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे होंगे, उनके प्रति आपका सम्मान नहीं, पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, संविधान के रचयिता, जिनकी वजह से आज ये देश चल रहा है, भारत बिहार की संसद चल रही है, विधानसभाएं चल रही हैं,
तमाम उन महापुरुषों का, लोकनायक जेपी हो, कर्पूरी ठाकुर हो, तमाम इन महापुरुषों की तस्वीरें जो 12 जनपद में लगी हुई थी। भाई 12 जनपद एक व्यक्ति विशेष का घर नहीं था ना, सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि रही है 12 जनपद। मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने वहीं से मंडल कमीशन की नींव को रखा, वहीं पर पिछड़ों की लड़ाई के लिए आंदोलन किए गए, दलितों के लिए आंदोलन किए। समाज का कौन सा वर्ग नहीं है भैया, ऊंची जाति से आने वाले गरीब लोगों के आरक्षण की मांग की गई तो वहीं से अनुसूचित जाति SC ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट, जिसमें फेरबदल किए गए, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए उसी घर में उसकी नींव रखी गई। और सब